अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें आज हम आपका 10th क्लास का चैप्टर 8 पढ़ेंगे और उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इससे पहले 4 पार्ट पढ़ा चुका हूं। 4 पार्ट के अंदर भी ABCD मतलब 4 जो चौथा पार्ट था हमारा, उसके अंदर भी मैंने 4 पोर्शन पढ़ाए थे। चौथा पार्ट ABCD और E 5 पार्ट पढ़ाए थे। ठीक है, आज ये हमारा 5वां पार्ट है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक अलग है। अब वो चौथा जो पार्ट पढ़ाया था उसमें हमने क्या बताया था, नामकरण पढ़ाया था तुम्हारा, कि नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आए थे, उसमें हमने बताया था नामकरण से संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। और लास्ट जो नया पिछला वीडियो था अपना चौथे पार्ट का ई वाला जो पार्ट था, वो उसमें मैंने संरचना सूत्र जो थे हमारे CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 वगैरह वाले जो थे, उनमें से संरचना से नाम किस प्रकार से बनाए जाते थे, उनसे संरचना किस प्रकार से बनाई जाती थी, वो सब पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 5 के अंदर अलग टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, वो है हमारा कार्बन व उसके अपर रूप। कार्बन व उसके अपर रूप। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के अपर रूपों की। अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप का मतलब होता है कि अलग अलग रूप, एक तरह से मतलब कार्बन जो होता है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है ना, जिनके गुण धर्म वगैरह जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। और इसी गुण को उसकी को क्या बोलते हैं? अपर रूपता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर रूपता किसे कहते हैं? तो कार्बन जो होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। अपर रूप का मतलब होता है अलग अलग रूप। तो अपर रूपों में अलग अलग अपर रूपों में पाया जाता है। दूसरी बात, उनके गुण धर्म जो होते हैं वो आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? अपर रूपता बोला जाता है। कार्बन के इस गुण को हम क्या बोल सकते हैं? अपर रूपता बोल सकते हैं। अब अपर रूप की बात आ रही है, तो अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं कार्बन के? तो बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय अपर रूप। कौन सा होता है? क्रिस्टलीय। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो कार्बन के 2 प्रकार के अपर रूप होते हैं। एक तो क्रिस्टल अपर रूप होता है, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब दोनों की डेफिनेशन बताता हूं मैं, 1 मिनट। ठीक है, क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है कि वे अपर रूप जिनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे अपर रूप, कार्बन के वे अपर रूप जो आपस में एक दूसरे से, जो कार्बन परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के द्वारा, मतलब मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कार्बन के उस अपर रूप को बोलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप जो है उसमें देखो, अब मेनली ऐसा आ जाएगा जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे से वीक बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। वीक बॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हो? वीक बॉन्डिंग का मतलब आपस में एक दूसरे से कमजोर बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। यदि मैं सॉलिड ऑफ स्टेट्स की बात करूं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर्स के रूप में बात करूं, सॉरी, तो स्टेट ऑफ मैटर्स मतलब पदार्थ की अवस्थाओं के रूप में बात करूं, तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। तो सॉलिड स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो सॉलिड के अंदर जो आएगा, लेकिन सॉलिड इसके अंदर भी आ सकता है क्रिस्टलीय। सॉलिड के रूप में जो होता है कार्बन, वो क्रिस्टलीय अपर रूप में माना जाता है वैसे देखा जाए। ठीक है, अब ये नहीं कि सॉलिड सॉलिड इसके अंदर आएगा, अक्रिस्टलीय के अंदर भी आता है सॉलिड। जो क्रिस्टलीय मैंने बताए थे और अक्रिस्टलीय दोनों के अंदर आते हैं सॉलिड, लेकिन इसके अंदर जो सॉलिड आएंगे वो आएंगे कौन से? जो मजबूत बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, वो। ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं एक बार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप को। देखो एग्जाम्पल के तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल में कौन से तो क्रिस्टलीय होते हैं और कौन से अक्रिस्टलीय होते हैं। तो देखो सबसे पहले कार्बन। कार्बन के 2 रूप होते हैं। पहला क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, उसके बाद में
क्रिस्टलीय की बात करो तो क्रिस्टल जो होते हैं वो अपर रूप 3 भागों में बांटे गए हैं तुम्हारे। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरिन। ये 3 जो होते हैं ये क्रिस्टलीय अपर रूप में माने जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप कई रूपों में पाया जाता है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है कोक, दूसरा होता है जंतु चारकोल, तीसरा होता है कास्ट चारकोल, काजल होता है ये इसी में आता है, और एक और रह गया, कौन सा रह गया, एक मिनट, कोक हो गया, जंतु का चारकोल, कास्ट चारकोल और ठोस कार्बन। ठोस कार्बन का हम बोल सकते हैं जो कोयला वगैरह जो आता है ना, कोयला वगैरह आते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ये तो कहने का मतलब ये 3 जो होते हैं ये तो आते हैं हमारे क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर, और ये 5 इसके अलावा और भी हो सकते हैं क्रिस्टलीय के अंदर। तो क्रिस्टलीय में तो मेन ये 3 होते हैं। क्रिस्टलीय में इनके अलावा और भी सारे, बहुत सारे, ढेर सारे हो सकते हैं, कोई सा भी। तो मेनली हमको इनके बारे में बात करनी है, क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके यूजेज जो होते हैं वो सब पढ़ेंगे अपन। इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है वैसे तो। ये ठोस कार्बन, काजल वगैरह, कोक वगैरह वो सब कुछ वो है एक क्रिस्टल के अंदर आते हैं। क्रिस्टल के अंदर केवल ये 3 आते हैं बस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे चार तरफ जितनी भी कोई भी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है, चाहे 1% ही कार्बन हो। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल को, कोई भी चीज, किसी भी चीज की बनी हुई है उसमें कार्बन का मिक्सचर जरूर होता है, चाहे 1% हो, हर चीज में कार्बन पाई जाती है। ठीक है ना, तो कार्बन हमारे डेली लाइफ में मिली हुई है हर जगह पर। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में, और क्रिस्टलीय अपर रूप में भी इन तीनों के बारे में बात करेंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा हीरा। ठीक है, तो हीरे की विशेषताओं की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, हीरे की जो संरचना होती है, हीरे की संरचना होती है बेटा चतुष्फल की है। कैसी होती है? चतुष्फल की है। ठीक है, उसके बाद में मतलब कार्बन कार्बन से जुड़कर ये चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरी बात की बात करूं तो यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध कोण 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कैसे होता है वो बताऊंगा। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। हीरा जो होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, प्रोड्यूस नहीं होती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, फ्लो नहीं हो सकती, कहने का मतलब। उसके बाद में क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा, क्यों नहीं होता। ये हीरा ग्रेफ इसका वो हीरे की संरचना मतलब वही होती है, कठोर होता है और सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधा होता है। मतलब कुल मिला के ये है, मतलब मेनली इसके अंदर जो है 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है सारा, वो मैं तुमको नोट्स के थ्रू दे दूंगा। तो मेनली जो बात है वो पहली बात तो ये आती है कि हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? तो बेटा इसलिए होता है कि कार्बन होती है, उसकी संयोजकता होती है बेटा 4, और इसकी जो चारों संयोजकता होती है वो कार्बन के अन्य परमाणु के साथ में पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है। इस तरह से यहाँ पे कार्बन ये इससे जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, मतलब इसकी ये जो 4 वैलेंसी बता रहा हूं मैं, ये इनमें से एक भी वैलेंसी जो होती है फ्री नहीं रहती है, मुक्त नहीं रहती है। इसलिए इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी फ्लो होने का झंझट ही नहीं रहता। समझ में आई ना बात? मतलब कहने का मतलब जैसे हमारे 4 वायर निकले हुए हैं किसी,
जैसे हमारे कोई फैन बॉक्स है, जब शुरू शुरू में वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करते हैं उसमें से 4 तार निकाले हम, ढंग से समझना। फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स के अंदर शुरू में वायरिंग की, मकान नया बनाया तब, तो उसके अंदर 4 तार निकाल के छोड़ दिए इलेक्ट्रिशियन ने। अब यदि वो चारों तार हमने किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिए, अटैच कर दिए, टेपिंग कर दी, तो उसमें करंट आने का खतरा रहेगा नहीं। और यदि उन 4 तारों में से मैंने 3 तार तो ज्वाइंट कर दिए, किसी से 1 तार खुला छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं होगी उसमें। तो यही वही एग्जांपल यहां पर समझो कि ये कार्बन है, ये इसके 4 तार निकल रहे हैं। अब जो चारों तार मैंने किसी अन्य परमाणु से जोड़ दिए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, नहीं हो सकती ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। आगे जो ग्रेफाइट होता है हमारा, सेकंड जो कार्बन का प्ररूप होता है, वो जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है उल्टा सीधा कि हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? इसका रीजन पहला ये है कि जो ग्रेफाइट होती है उसके तो कार्बन की जो 3 वैलेंसी हैं वो जुड़ी होती है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त रहता है उसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। जबकि इसके अंदर, हीरे के अंदर, इसकी जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ी होती है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इस वजह से हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बैठी भेजे में कुछ नहीं बैठी? दोबारा सुन लो आंसर। हीरे के अंदर कार्बन परमाणु की 4 वैलेंसी अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ी होती है और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि कार्बन की 3 संयोजकताएं जुड़ी रहती है, एक संयोजकता फ्री होती है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित आराम से हो जाती है। ठीक है। संरचना की यदि बात करूं, दोनों की स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है? स्ट्रक्चर इसकी तो होती है चतुष्फल की है और उसकी जो संरचना होती है वो होती है षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय। ठीक है बेटा। तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, ये 3 इसके वो हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय प्ररूप है। तो इनके बारे में थ्योरेटिकली रूप से दे रखा है मेनली। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हीरे में ये बनता है कि हीरा जो होता है वो कठोर क्यों होता है? ठीक है ना। हीरा कठोर क्यों होता है? ठीक है। चमकीला और कठोर होता है। चमकीला और कठोर क्यों होता है? कहां पे पाया जाता है हीरा? हीरा पाया जाता है कोयले की खान के अंदर। तो कोयले की खान के अंदर क्या होता है कि परतों के रूप में कोयले होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर होती हैं और उसके नीचे पाया जाता है हीरा। तो चट्टानों के दबाव के कारण, ठीक है ना, चट्टानों के दबाव के कारण जो हीरा होता है वो क्या होता है? कठोर हो जाता है। ठीक है ना। एक मिनट। ठीक है ना। चट्टानों का दबाव पड़ता है, उससे एक तो कठोर हो जाता है और दूसरी बात क्या होती है, जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर होता है, तो उनके अंदर घिस घिस के एक तरह से ये क्या हो जाता है? चमकीला हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तो रीजन कुछ नहीं, क्वेश्चन इतना सा पूछा जाता है कि हीरा जो होता है कठोर और पारदर्शी क्यों होता है? तो वो यही है कि जो कोयले की चट्टानें होती हैं, जो परतें होती हैं, उसका मजबूत दबाव पड़ने के कारण हीरा चमकदार और पारदर्शी और क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ये है सीधा सा आंसर और कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो मेनली यही है। ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक है, मैं तुमको अभी इतना सा ही बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं है, बस इनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इतना सा पूछा जाता है, हीरा जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है, फुलरिन होती है उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखी है, ठीक है, और ग्रेफाइट होता है उसकी कोई 2 विशेषता लिख दी है। ठीक है ना। ऐसे होता है। फुलरिन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फुलरिन जो होती है फुटबॉल के जैसी शेप होती है। ठीक है ना। जो गोल गुंबद होता है ना, बड़े बड़े जो मंदिरों में गोल ऊपर गुंबद सा होता है, या फिर फुटबॉल देख लो, फुटबॉल के समान होती है उसकी शेप, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फुलरिन बोला जाता है। अब फुलरिन उसका नाम किसने रखा? एक वैज्ञानिक था, एक वास्तुकार था, जिसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम था? बकमिनिस्टर फुलर नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने इसका नाम क्या रख दिया? फुलरिन रख दिया। और वैसे इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। फुलरिन का दूसरा नाम क्या होता है? बकी बॉल होता है। ठीक है। दूसरी बात की बात करूं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है। पंचकोणीय और षटकोणीय।
उसके अंदर 32 फलक होती हैं। देखो फुलरिन की विशेषता लिख देता हूं। देखो फुलरिन, वैसे बेटा इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ये सारा जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, तुम आराम से जब पढ़ोगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारा, जो तुम आराम से पढ़ोगे इसको तो इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बस विशेषताएं रटनी है हिंदी में, बस कुछ समझाने का है नहीं ऐसा कुछ। तो फुलरिन जो होता है, पहली बात तो अमेरिका का वास्तुकार था, क्या नाम था उसका, बकमिनिस्टर फुलर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया फुलरिन, और इसको बकी बॉल भी कहा जाता था। शेप कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी शेप होती है, फलक होती है इसके अंदर 32 फलक होती है। जैसे आपने फुटबॉल के अंदर देखोगे ना अलग अलग स्ट्रक्चर सी बनी होती है, तो 32 फलक होती है, जिसमें से पंचकोणी होती है और षटकोणी होती है। पंचकोणी षटकोणी का मतलब देखो, ये जैसे ये फलक है एक इसकी, ये षटकोणी 1 2 3 4 5 6 कोणे है। दूसरे पंचकोणी है, पंचकोणी कैसे बनेगी, जैसे यहां से बना दी मैंने, ये और ये, तो देखो 1 2 3 4 5 कोने हो गए। फिर यहां से षटकोणी बना दी, मान लो मैंने ये और ये, तो देखो 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही पंचकोणीय और षटकोणीय जो फलक होती हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं, और शायद एक तो होती है 20 और एक होती है 25। 20 तो होती है षटकोणीय, ये 20 होती हैं, ये 6 वाली तो 20 होती हैं, और 5 वाली होती है 12। ठीक है, 20 तो षटकोणीय फलक होती हैं और 12 पंचकोणीय फलक होती हैं फुलरिन के अंदर 32 फलकों में से। उसके बाद कार्बन की संख्या की बात करूं तो कार्बन की संख्या जो होती है फुलरिन के अंदर वो 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, या अधिक भी हो सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फुलरिन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा कार्बन का भी फुलरिन हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़िया होता है वो C60 मतलब कार्बन जिसके अंदर 60 होते हैं वो फुलरिन सबसे बेस्ट फुलरिन माना जाता है, और उसी फुलरिन का नाम रखा था बकमिनिस्टर फुलर ने। तो उसी C60 के नाम पर बकमिनिस्टर फुलर ने अपनी फुलरिन का नाम फुलरिन रखा था, बकमिनिस्टर फुलर ने। ठीक है, तो और हाँ मेनली यही है, मेनली जो होती है यही इसकी विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो इसका नाम बकमिनिस्टर फुलर ने, अमेरिका का वास्तुकार था, उसने फुलरिन रखा है। इसको बकी बॉल भी कहा जाता है, इसकी शेप गोल गुंबदनुमा होती है। ठीक है ना, इसकी जो फलक होती हैं 32 होते हैं, जिसमें 20 तो होती हैं षटकोणीय, 12 होती हैं पंचकोणीय। ठीक है, उसके बाद कार्बन की संख्या इसके अंदर 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, और उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, कार्बन की संख्या 60 वाला जो फुलरिन होता है सबसे उत्तम फुलरिन माना जाता है, उसी को ही बकमिनिस्टर फुलर ने अपना नाम दिया था फुलरिन। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषताएं होगी फुलरिन की, कहाँ यूज में किया जाता है कहाँ नहीं होता, वो सारा जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा जब आपको सेंड करूंगा मैं वर्क। ठीक है ना, तो अपने इसमें टाइम वेस्ट करने का कुछ है नहीं, थ्योरी है, तुम पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मतलब इतना पूछा जाता है कि जो फुलरिन है उसकी कोई 2 विशेषता लिखिए या 2 उपयोग लिखिए, हीरे के कोई 2 उपयोग लिखिए, ग्रेफाइट के कोई 2 उपयोग लिखिए ऐसे, या फिर उनकी कोई विशेषता लिखिए, बस इतना पूछते हैं और कुछ नहीं पूछता ज्यादा। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन मेनली बनते हैं वो बताई दिए कि हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों होता है, और दूसरी बात हीरा कठोर क्यों होता है। ठीक है ना, वो है बस, और कुछ नहीं है। तो ये मैं मेरे हिसाब से पढ़ाने का कुछ है नहीं कि ये अपर रूप जो है इसमें अपर रूप था या अपर रूप है उसमें, तो इससे बढ़िया अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हो, कोई आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं इसी चैप्टर का। तो वो है दैनिक जीवन में कुछ और भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा आपको मजा आएगा। दैनिक जीवन में कुछ
अन्य उपयोग कार्बन के, ठीक है, ये है, ये तीन तो है ही, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन वगैरह में तो करे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। जो रेफ्रिजरेटर वगैरह, एसी वगैरह में से जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC, ठीक है ना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा की बात करूं तो पॉली, पॉली का मतलब होते हैं बहुत सारे, पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केनो को क्या कहते हैं, CFC का कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा फ्रियोन। क्या नाम होता है इसका, फ्रियोन भी इसको बोला जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हिंदी में बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में CFC लिखते हैं, और इसका जो अपोजिट नाम होता है, दूसरा जो नाम होता है वो फ्रियोन भी होता है। ज्यादातर इसको फ्रियोन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी बेटा, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनो को फ्रियोन कहा जाता है। समझ में आ गई, याद हो गई होगी परिभाषा, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनो को क्या कहा जाता है, फ्रियोन कहा जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, परिभाषा तो हो गई, इसकी अभिक्रिया कैसे होती है। अभिक्रिया होती है बेटी, सॉरी बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवा दें, किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो CFCl3, ये बन जाएगा बेटा, और प्लस HCl बाहर आ जाएगा। समझो दोबारा से, इसको बोलते हैं, मैंने बताया था जिसकी संख्या 4 होती है उसको टेट्रा लिखते हैं, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, बता चुका हूं। तो ये हो गया, कार्बन की संख्या तो 1 है, क्लोरीन की संख्या 4 है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4 क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की अभिक्रिया SbCl5 की उपस्थिति में करवाने पर क्या बनता है, ये तो हो गया ट्राइक्लोरो, 3 कार्बन 3 क्लोरीन दे रखे हैं, एक ही क्या है, फ्लोरो है, तो मोनोफ्लोरो और कार्बन, तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो कार्बन, ये होता है क्या, अभिक्रिया। दोबारा से समझ लो, CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरी नाम इसका फ्रियोन होता है। परिभाषा क्या होती है, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केनो को CFC कहा जाता है या फ्रियोन कहा जाता है। अभिक्रिया की बात करूं, अभिक्रिया पूछ रहे तो हिंदी में क्या लिखोगे कि ट्राइक्लोरो मोनोफ्लो सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से SbCl5 की उपस्थिति में करवाने पर CFCl3, जिसको हम ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो कार्बन कहते हैं, इसकी ये बनता है कहने का मतलब, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई और इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका भी नामकरण आता है बेटा, थोड़ा सा ये ज्यादा कठिन नहीं है नामकरण। तो इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, तो फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन का नामकरण करने के लिए 3 चीजें होती हैं भाई। फ्रियोन के नामकरण में एक तो होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अब कहोगे सर फ्लोरीन तो होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन तो होता नहीं है इसके सूत्र में। चाहे नहीं होता हो लेकिन सूत्र में ये काम में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो X होता है, एक Y होता है, एक Z होता है। तो X की वैल्यू जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है कार्बन की संख्या में 1 जोड़कर, कार्बन की संख्या में 1 जोड़कर नहीं, कार्बन की संख्या में से 1 माइनस करके। और Y निकाला जाता है हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़कर, और Z जो होता है वो होता है F की संख्या। तो इसको मैं हिंदी में लिखूं तो कार्बन की संख्या -1, यहां होती है हाइड्रोजन की संख्या +1, और यहां पर होती है फ्लोरीन की संख्या।
ठीक है बेटा, इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फ्रियोन का नामकरण कर सकते हैं। x बराबर फ्रियोन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे, फ्रियोन एक्स वाई जेड। फ्रियोन का नाम इस हिसाब से लिखा जाता है, फ्रियोन एक्स वाई जेड। अब x जो होता है वो होता है c माइनस के 1, y जो होता है वो होता है h प्लस के 1, और z जो होता है वो डायरेक्ट f की संख्या होती है। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो, हमको दे दिया, एक तरह से नाम लिख देता हूं मैं, हमको यही दे दिया CFCl3, अभी जो लिखा था हमने अभी क्रिया में। इसका नाम क्या है, ये कौन सा फ्रियोन है, मतलब नाम तो क्या, फ्रियोन के नंबर होते हैं, कौन से नंबर का फ्रियोन है ये पूछ लिया। तो हमको पता है क्या लिखते हैं बेटा, फ्रियोन एक्स वाई जेड लिखते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर c माइनस के 1 होता है ना। तो यहां पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है, यही है ना कार्बन, तो कार्बन की संख्या 1 है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस के 1, तो x बराबर आ जाएगा बेटा हमारा 0। क्लियर हुई ना बात? फिर निकालेंगे y बराबर होता है h प्लस 1, तो y h तो है ही नहीं इसमें कहीं सूत्र में, तो h बराबर क्या आएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1, तो y का मान आ जाएगा बेटा 1। अब z जो होता है उसका मान क्या होता है, z होता है f की संख्या, z बराबर f होता है, तो f कितना है इसमें 1 है, तो z बराबर क्या होता है f होता है, तो f कितना आ गया 1 आ गया, या फिर z आ गया 1 अपना। तो x का मान, y का मान, z का मान आ गया, तो यहाँ इसका नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x का रख दिया ये, y का रखेंगे 1 और z का क्या रखेंगे 1, तो इसका नाम हो जाएगा CFCl3 जो है, ये कौन सा फ्रियोन है, ये है बेटा फ्रियोन 011। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल करके बता देता हूं इसमें क्या दिक्कत है। चलो और करते हैं, चलो एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूं। मैंने लिखा C2F2Cl2, ठीक है, ये कोई फ्रियोन है हमारा, तो इसका नामकरण करना है, तो क्या लिखेंगे, वही फ्रियोन, क्या लिखेंगे XYZ, ये लिखेंगे ना। x का मान क्या आएगा, वही c माइनस के 1, x बराबर कार्बन की संख्या 2 है यहाँ पर, तो 2 माइनस के 1, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। y बराबर क्या होता है h प्लस 1, तो y बराबर हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं, तो 0 प्लस 1, तो y कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रही है? और वही z बराबर f की संख्या होती है, तो f कितने हैं 2, तो z भी कितना हो गया 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, x का मान तो हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 1 और z का मान हो जाएगा 2, तो इसका नाम आ जाएगा बेटा फ्रियोन 112। मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। तो फ्रियोन का नामकरण बहुत इजी है, फ्रियोन का नामकरण आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है ना। इसका उल्टा भी नाम बना सकते हैं, हमको जैसे ये दे दिया फ्रियोन 112, कैसे बनाते हैं उल्टा नाम वो भी बता देता हूं, देखो। लेकिन ये बेटा समझ में थोड़ा कम आएगा, ध्यान रखना। हमको दे दिया फ्रियोन क्या 112, अभी जो दिया था वही दे दिया मान लो। अब इसका हमको संरचना बनानी है कि फ्रियोन 112 की संरचना क्या होती है। याद करना चाहते हो तो रट सकते हो, बुक में दे रखा है तुम्हारे, और समझना चाहते हो तो समझ लो। ये हमारा x की संख्या होती है, ये हमारी y की संख्या होती है, ये हमारी z की संख्या होती है, अभी बताया था मैंने। और हमको y जो होता है वो h से निकाला जाता है, तो h हमारे सूत्र में आता नहीं है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन के में, भाई एक तो C आता है, एक F आता है, एक Cl आता है, ये 3 चीजें तो आती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन का तो कहीं नाम ही नहीं आता इस फॉर्मूले में, तो हाइड्रोजन का नाम नहीं आता, तो y से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल x से और z से लेना देना है बस। तो हमारा x का मान तो यहाँ पर है 1 और z का मान है हमारा 2, समझ रहे हो ना। अब देखो समझो, x का मान 1 है, तो x बराबर क्या होता है c माइनस के 1 होता है ना, तो यहां से x का मान मैं 1 रख दूं और c माइनस के 1 और इसको इधर भेज दूं, तो c तो कितने आ गए 2 आ गए, नहीं आ गए,
आ गई ना कार्बन की संख्या 2। देख लो x यहाँ पर 1 था, यहां से हमने x का मान रख दिया, C-1 फॉर्मूला था, इसको इधर भेजा तो C आ गया 2। और y का मैंने बताया था y से कोई लेना देना नहीं है, तो z जो होता है वो f के बराबर होता है, यहाँ देखो। और f की संख्या जितनी होती है उतनी z की संख्या होती है, तो z कितना है 2 है, इसका मतलब f भी कितने हैं 2 है। ये दो चीजों का हमको पता लग गया, f के पता लग गया और 2 का ये कार्बन का पता लग गया। तो हम सूत्र क्या लिखेंगे, C होता है, तो C तो हो गए 2 हो गए ना C, और 2 ही f हो गए, तो एक f इसको दे दिया और एक f इसको दे दिया। अब इन दोनों को आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब बेटा हमको Cl की जरूरत हो रही है, क्लोरीन की। तो बेटा अब ये बताओ, ये कार्बन है, नामकरण पढ़ाया था मैंने, कार्बन की संख्या तो 4 पूरी करनी होती है, एक इधर से जुड़ गया एक इधर से जुड़ गया, तो 2 और चाहिए इसको, तो इसको Cl मिल जाएगा, इसको Cl मिल जाएगा। इसकी संयोजकता 1 और 2 ही पड़ी, तो इसको भी 2 Cl चाहिए, 2 Cl, तो कितने हो गए, C तो हो गए 2, F भी कितने हो गए 2, और क्लोरीन कितने हो गए 1 2 3 4, तो Cl4, तो C2F2Cl4, यही तो नाम था इसका संरचना यही तो थी फ्रीऑन 112 की। आया समझ में? वीडियो को दोबारा से देखना, ढंग से समझना आ जाएगा। ये वैसे कोई समझाता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा फ्रीऑन हो गया, फ्रीऑन का नामकरण हो गया। एक और आता है कार्बन के, जो मैंने और महत्वपूर्ण यौगिक बताए थे उनमें, वो कौन सा आता है, वो आता है बेटा CNG और एक LPG। CNG की फुल फॉर्म सबको पता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यही होती है ना। और इसकी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस, यही होती है ना तीनों, दोनों की फुल फॉर्म। पहली बात, दोनों की कैसे किया जाता है, दोनों को CNG जो होती है कंप्रेस करके, मतलब इसको उच्च ताप पर जो जैसे हम पेट्रोल के या तेल के जो कच्चे तेल जो होते हैं उसके जब कुएं खोदते हैं, तो कुओं में तेल से पहले जो ऊपर परत आती है वो गैस की परत आती है, ठीक है ना। और उस गैस को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है, उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, प्रभावी आसवन नाम का एक प्रोसेस होता है, प्रभाजी आसवन। इस प्रोसेस के द्वारा इसको हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो CNG गैस प्राप्त होती है हमको। जबकि LPG जो गैस होती है उसको क्या कर सकते हैं, उच्च दाब पर प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है उच्च ताप पर प्राप्त की जाती है, LPG जो होती है वो उच्च दाब पर प्राप्त की जाती है। पहली बात, एक अंतर तो इनका नाम हो गया, दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर क्या होता है कि CNG गैस जो होती है, CNG गैस पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित गैस होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक तुम्हारी बुक में भी दे रखा है कि CNG गैस LPG गैस से श्रेष्ठ गैस होती है, क्यों? LPG जो हमारे घरों में सिलेंडर में भरी जाती है वो होती है, और CNG जो होती है जिससे वाहन वगैरह चलते हैं ना, साधन चलते हैं, वो होती है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि CNG गैस जो होती है वो LPG गैस से ज्यादा सुरक्षित गैस होती है, क्यों? तो इसका सीधा सीधा रीजन ये होता है, पहली बात तो CNG गैस होती है हल्की, LPG गैस होती है भारी, ठीक है। तो CNG गैस जब मान लो बह जाती है या निकल जाती है, फ्लो होती है, तो CNG हल्की होने के कारण चारों तरफ किसमें हो जाती है, हवा में उड़ने लग जाती है और फैल जाती है चारों तरफ। जबकि LPG जो होती है वो नीचे सिलेंडर के पैंदे में बैठ जाती है भारी होने के कारण। CNG हल्की होने के कारण फैल जाती है चारों तरफ वातावरण में, जबकि LPG जो होती है वो सिलेंडर में एक साथ क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। अब बैठेगी तो बेटा आग लगेगी, तो जहां पर ज्यादा गैस मिलेगी वहीं पर ब्लास्ट ज्यादा होगा। तो CNG बैठ जाती है पैंदे में, इसलिए जब ब्लास्ट होता है तो ज्यादा नुकसान होता है। जबकि LPG जो होती है हल्की होने के कारण चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए क्या होता है, जो CNG है उसमें दुर्घटना के चांसेस कम रहते हैं, LPG में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा सुरक्षित गैस है, पर्यावरण के हिसाब से भी सुरक्षित गैस है। उसके बाद में नेक्स्ट यदि बात करूं तो LPG जो होता है उसमें कार्बन प्रतिशत की मात्रा भी ज्यादा होती है।
जबकि सीएनजी में कार्बन प्रतिशत की मात्रा होती है कम। कहने का मतलब धुआं वगैरह दोनों का करें तो सीएनजी का धुआं कम निकलता है, एलपीजी का धुआं ज्यादा निकलता है। एलपीजी में ज्यादा हानिकारक वो होते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब कार्बन की संख्या एलपीजी में ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा धुआं देगा काला, ठीक है ना। और जबकि ये सीएनजी जो होती है उसमें कार्बन की संख्या कम होती है, इसलिए धुआं देता है कम, ठीक है ना। इसलिए जो होती है सीएनजी एलपीजी से श्रेष्ठ होती है। दोबारा समझ लो एक बार, सीएनजी का नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दूसरी बात, सीएनजी को उच्च ताप पर प्राप्त किया जाता है, एलपीजी को उच्च दाब पर प्राप्त किया जाता है। तीसरी बात, पर्यावरण की दृष्टि से सीएनजी बेस्ट होती है, एलपीजी नहीं होती है, क्योंकि सीएनजी हल्के होने के कारण हवा में फैल जाती है और पर्यावरण में आग लगने का जो खतरा होता है, दुर्घटना का चांस कम हो जाता है। जबकि एलपीजी जो होती है उसमें दुर्घटना के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि भारी होती है, भारी होने के कारण पैंदे में बैठ जाती है, इसलिए ब्लास्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। पांचवी बात है कि सीएनजी जो होती है उसमें कार्बन प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसलिए प्रदूषण कम करती है। जबकि एलपीजी में कार्बन की संख्या ज्यादा होने के कारण ये प्रदूषण ज्यादा करती है, इसलिए सीएनजी ऑलवेज एलपीजी से क्या होती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। सीएनजी का उपयोग तुमको पता ही है, सीएनजी का उपयोग वाहन चलाने में, साधनों को चलाने में किया जाता है, जबकि एलपीजी का उपयोग रसोई में, घरेलू जो काम होते हैं गैस के उनमें किया जाता है। क्लियर है बेटा बात। तो आज हमने कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ लिया, कार्बन दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज आते हैं वो पढ़ लिया। पार्ट 5 हमारा यही खत्म होता है। पार्ट 6 के अंदर नया टॉपिक पढ़ोगे जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। 8वीं क्लास 7वीं क्लास में थोड़ी थोड़ी झलकी ली थी। पॉलीमर का नाम सुना हो तो बहुलक वो मैथ वाला बहुलक नहीं है बेटा, जो तुम मैथ वाले बहुलक निकालते हो ना, वो बहुलक नहीं है उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुलक चीज वही है दोनों की डेफिनेशन में, लेकिन वो बहुलक नहीं है। अपन यहाँ पॉलीमर पढ़ेंगे, किस प्रकार से पॉलीमर बनते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तो पार्ट 5 हम यही खत्म करते हैं। हमने इसमें कार्बन के अपर रूप पढ़े, कार्बन के यानी यौगिक पढ़े, सीएनजी एलपीजी पढ़ी और लास्ट यही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, ठीक है। तो पार्ट 5 बेटा यही खत्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट 6 के अंदर। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, खुश रहो, मजे में रहो और बिंदास रहो, ठीक है बेटा, बाय बाय।